कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी अलर्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी को पता है 21 मई को आपका पीटीटी का जो एग्जाम है वो हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है आपके पास पेपर भी दिया गया है, ठीक है। और आपको अब डाउट क्या हो रहा है और आपके मन में संशय क्या लग रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। वो आपके डाउट है। जब आप एग्जाम से जो सेंटर था वहां से निकले थे तब आपको ये लग रहा था कि मेरे 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, या फिर 110 हो जाएंगे। फिर आप घर पहुंचे तो आपको लगा कि मेरे तो 95 ही होंगे, और फिर आज लगा कि मेरे तो अब 90 ही होंगे। तो आपके ऐसे डाउट हो रहा है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर मैं आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूं। देखो ये आपका वीडियो है, ये पीटीटी पेपर सॉल्यूशन का वीडियो रहने वाला है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, 200 प्रश्नों का पूरा पेपर मैं आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। अगले लगभग 1.5 घंटों में आपका जो पीटीटी का जो पेपर है 21 मई को हुआ वो आपका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। 200 में से आपके 110 हो रहे हैं, 120 हो रहे हैं, 130 हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर, ठीक है, लगातार एकदम हिसाब से, ठीक है, लगातार आपका 1 से लेकर आपके यहाँ पे 200 संख्या है वो आपको करवाई जाएगी क्वेश्चनों की, ठीक है। एकदम लगातार करवाई जाए, 1 2 3 4 ऐसे आपकी सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो 200 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके शिक्षण अभिरुचि के होंगे, उसके बाद आपके जीके के होंगे, उसके बाद हिंदी के होंगे। जैसा आपका पेपर आया था उसी हिसाब से आपका पेपर हल करवाया जा रहा है, ठीक है। और एक एक प्रश्न आपको समझाया गया है, और अब आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, आज का जो पेपर सोल्यूशन का जो वीडियो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको पेपर सोल्यूशन करवाने से पहले दो ही बात बताना चाहूंगा कि एक तो आप अंत में कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। देखो एक हमारा जो ग्रुप है पीटीटी 2023 नाम को लेकर, ठीक है, पीटीटी 2023 के नाम से लेकर एक हमारा ग्रुप है। अगर आपने उसे अभी तक ज्वाइन नहीं करके तो एक बार ज्वाइन कर लेना, ये ग्रुप आपके आगे बहुत काम आएगा। अगर आपके 250 नंबर भी बन रहे हैं ना, फिर भी आपको कॉलेज मिलेगी। कैसे मिलेगी और कितनी कॉलेज बननी है, कैसे और कौन सी कॉलेज बननी है, वो सारी डिटेल्स मैं इस ग्रुप में दूंगा। रिजल्ट से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको पीटीटी की हर एक अपडेट इस चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा आप सभी से निवेदन है, 2022-21 के विद्यार्थियों को पूछ लो स्टडी अलर्ट कितना काम आया था, इसलिए बोल रहा हूं ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आगे बहुत काम आएगा। कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो, और चैनल भी बहुत काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने ईमानदारी से, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज के इस पेपर सोल्यूशन के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि के देखेंगे, उसके बाद हम जीके के देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी के देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की छल जो है जल छवि के समान है। यानी कि जो आपके जो जहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाना होगा वहाँ पे हम क्वेश्चन समझा देंगे, और जहाँ पे जरूरत नहीं होगी ना वहाँ पे हम जो जैसे ही राइट जो है क्लिक कर देंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि जल छवि कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो होती है जल छवि, एक होती है जल छवि, और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। ये दो होती हैं, जल छवि और दर्पण प्रतिबिंब। तो जल छवि में क्या होता है, जो ऊपर जो स्थिति है वो नीचे हो जाती है, और जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें जो है जो बाएं होता है वो दाएं हो जाता है, और दाएं होता है वो बाएं हो जाता है, ठीक है। दर्पण में तो क्या होता है, जो स्थिति आपकी दाएं होती है वो बाएं हो जाती है, जो बाएं होती है वो दाएं हो जाती है। दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा होता है। और जो जल छवि होती है वो आपका जो है जल छवि में जो ऊपर है वो नीचे, यानी कि उल्टा हो जाता है यहाँ पे। चलो देखिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। पहले का राइट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये देखिए BK50RP62, तो इसकी जो आपकी जल छवि बनेगी वो बनेगी, ये आपका जो है डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 जो है निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़े और फिर तथ्य तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का जो है तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी आपको जो है 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो चलिए
कथन आपका कि सभी स्कूल कॉलेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटी संस्थान है, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसमें आपका जो है वो एक जो है ग्राफ टाइप में जो है क्वेश्चन बनता है, यानी कि देखिए कि सभी स्कूल ऐसा करके कुछ बनता है। देखिए सभी स्कूल जो है कॉलेज हैं, सभी स्कूल कॉलेज हैं, सभी स्कूल कॉलेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटी संस्थान है, यानी कि कुछ जो यूनिवर्सिटी है वो संस्थान है, संस्थान है, कुछ यूनिवर्सिटी संस्थान हैं। देखिए ये ऐसा आपका जो है इसमें जो है चित्र बनेगा, इसमें ऐसा चित्र बनेगा, इस हिसाब से आप हल कर लेना इसमें। तो इसका जो मैं आपको क्वेश्चन का जो है आंसर बता रहा हूं, आंसर आपका होगा इसमें 2 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट और थर्ड ही अनुसरण करते हैं, यानी कि फर्स्ट करता है एक तो सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, ये एक संभावना नहीं है, और एक थर्ड करता है कि कुछ संस्थान स्कूल नहीं है, ये एक संभावना नहीं है। तो आपका जो है दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका कि फिल्म निर्देशक जो है लक्की की मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेता चाहता है जो मूल पटकथा में जो दिखाई देने वाले विवरण में पूरी तरह फिट बैठता हो। वह ऐसे अभिनेता पर विचार करने को तैयार नहीं है जो उस चरित्र से मिलता जुलता नहीं है, जैसा कि उस पटकथा में वर्णित किया गया है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। पटकथा लक्की को एक औसत आकार 40 के आसपास, लाल बालों वाला, गहरी भूरी आंखें, भूरी बहुत गोरी त्वचा और जो है एक शानदार मुस्कान के रूप में वर्णित करता है। कास्टिंग एजेंट के दिमाग में 4 कलाकार होते हैं, यानी कि जो ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको आंसर निकालना है। तो देखिए फर्स्ट जो 4 आपको जो है कलाकार होते हैं, 4 कलाकारों की क्या आपकी जो है खास बात है वो आपको बताएगी कि एक शानदार लाल बालों वाला हैंडसम है जो 5 फुट 9 इंच का और वह अपने मध्य 20वें वर्ष में है, उसकी आंखें भूरी हैं और उसका रंग जैतूनी है। और अभिनेता नंबर 2 की लाल भूरी गहरी भूरी आंखें और गोरा रंग, वह अपने मध्य जो है 40वें वर्ष में है और 5 फुट 5 इंच का है। अभिनेता जो है थर्ड क्या कहता है कि 5 फुट 4 इंच और उसकी मध्य जो है मध्यम कद काठी का है, उसके जो है उसके लाल बाल भूरी आंखें और वह अपने प्रारंभिक 40वें वर्ष में है। अभिनेता नंबर 4 क्या कहता है कि अपने प्रारंभिक 30वें वर्ष में एक नीली आंखों वाला, लाल बालों वाला, वह बहुत मामूली कद काठी का है और 5 जो है फुट का है। तो ये आपको जो 4 बातें हैं जो आपको बताई गई है, तो इसका जो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपका कि इसमें जो है बी हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा बी क्या है जो है थर्ड में 2 और 3 नंबर जो है बात वो सही बैठ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन आपका। सोहम ने अपने 3 दोस्तों को अपने जो है बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन पर फुटबॉल का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया। वे सभी भूखे हैं लेकिन कोई भोजन के लिए बाहर नहीं जाता। जिस समय वे इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि किसे खाना मंगवाना चाहिए, उस समय एक स्थानीय जो है पिज्जेरिया के लिए टीवी स्क्रीन पर एक विज्ञापन आता है जो घर पर पिज्जा पहुंचाता है। स्क्रीन पर फोन नंबर थोड़ी देर के लिए चमकता है और वे सभी उसे याद करने की कोशिश करते हैं। जब तक सोहम कलम और कागज पकड़ता है उसमें उनमें से प्रत्येक को एक एक संख्या याद आती है। तो इसमें आपको जो है 4 जो है कथन 5 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो है आंसर देना है। सभी पुरुष इस बात से सहमत है कि पहली 2 संख्या 6 और 7 है, 6 7 है। 3 सहमत है कि तीसरी संख्या 2 है, उनमें से 3 इस बात से सहमत है कि चौथी संख्या जो है 4 है। 3 सहमत है कि 5वीं संख्या चौथी संख्या से बड़ी है लेकिन छठी संख्या से कम है। 3 सहमत है कि छठी संख्या 6 है। 3 अन्य भी सहमत है कि 7वीं संख्या 8 है। तो ये बात आपको दी गई है। तो जो है इनमें से कौन सा जो पिज्जेरिया का टेलीफोन नंबर होने की जो सबसे अधिक संभावना है, तो इसमें जो है क्वेश्चन हल करोगे तो आपको जो है यहाँ पे टाइम लग जाएगा हल करवाते करवाते, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये पैराग्राफ टाइप में। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको जो है आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 6 7 2 4 5 6 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि महेश एक दोस्त के साथ काम कर रहा है ताकि वह अपने शहर में खिलौनों की दुकान खोलने की योजना बना सके। वह एक ऐसी जगह की तलाश दूर न हो और जो सही प्रकार के
पैदल यात्रियों को आकर्षित करे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महेश के मित्र को उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए? तो ये आपके सामने 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, पहला है कि शहर के केंद्र में ट्रेन स्टेशन के पास एक नई ऊंची इमारत में एक सड़क की ओर मुख वाली दुकान जिसमें रहने वाले मुख्य रूप से युवा निसंतान पेशेवर हैं जो प्रत्येक दिन अपने कार्यालयों में जाने के लिए ट्रेन का उपयोग करते हैं। बी में क्या बोल रहा है कि शहर की मुख्य सड़कों से जो सड़क से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान एक प्राथमिक विद्यालय से सड़क के उस पार और एक आइसक्रीम की दुकान में के बगल में स्थित है। शहर के केंद्र से 10 ब्लॉक दूर एक शांत आवासीय सड़क पर एक स्टैंड अलोन स्टोर फ्रंट। डी क्या बोल रहा है? शहर के बाहरी इलाकों में स्थित एक छोटे स्ट्रिप मॉल में एक स्टोर फ्रंट जिसमें एक दवाई की दुकान और ड्राई क्लीनर का भी कब्जा है। तो इसका जो आपको जो राइट आंसर बताना है पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि शहर की मुख्य सड़क से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान एक प्राथमिक विद्यालय सड़क के उस पार और एक आइसक्रीम की दुकान के बगल में स्थित है। इसका जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हरियाणा पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी में हरियाणा से बगल के शहर में यात्रा करते समय आपका टैक्सी चालक आपको सूचित करता है कि उसके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का कोई परमिट नहीं है। वह उसके परिवहन कार्यालय में रुकेगा और एक दिन के लिए जो है ₹50 निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। काउंटर पर शुल्क देते समय आप पाते हैं कि परिवहन कार्यालय ₹50 जो है अतिरिक्त ले रहा है जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही। आप ऑफिस मीटिंग के लिए जल्दी में हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो जिसमें है कि बिल्कुल हस्तक्षेप न करें क्योंकि ये टैक्सी चालक और कर अधिकारियों के बीच का मामला है। घटना पर ध्यान दें और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामूली सूचना दें। काउंटर पर जाएं और क्लर्क से उस पैसे को वापस करने के लिए कहें जो उसे अवैध रूप से लिए हैं। इसे सामान्य मामला मानें और इसके बारे में जो है भूल जाएं। तो इसमें आपको जो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, इसमें आपको खुद पे जो है क्वेश्चन लेके आपको जो है हल करना है कि बिल्कुल हस्तक्षेप न करें क्योंकि ये टैक्सी चालक और कर अधिकारियों के बीच का मामला ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल हस्तक्षेप न करें। ठीक है, ये नहीं होगा। बी क्या बोल रहा है कि घटना पर ध्यान दे और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दें। 3 नंबर क्या बोल रहा है? काउंटर पर जाए और क्लर्क से उस पैसे को वापस देने के लिए कहें जो अवैध रूप से लिए हैं, वापस देने के लिए कहें। और डी क्या बोला? इसे सामान्य मामला मानने और इसके बारे में भूल जाएं। ये नहीं हो सकता, सामान्य मामला मान ले और जो है भूल जाएं, ये भी नहीं हो सकता। अब बात रही बी और सी की। घटना पर ध्यान दे और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दें। ठीक है, काउंटर पर जाए और क्लर्क को उस पैसे को वापस देने के लिए कहे जो उसे अवैध रूप से, ये भी कम लग रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगी, घटना पर ध्यान दे और बाद में जो है संबंधित अधिकारियों को इसकी मामले की जो है सूचना दें। ठीक है, तो ये आपका जो है 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, जो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आप एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक विशेष विषय पर एक परीक्षा पत्र जो है तैयार कर रहे हैं। आपका एक सहकर्मी जिसकी बेटी उस विषय की जो है परीक्षा की तैयारी कर रही है आपके पास आता है और आपको सूचित करता है कि ये उसकी बेटी के पास परीक्षा उत्तीर्ण करने का आखिरी मौका है और क्या आप ये बात सुनकर उसकी मदद कर सकते हैं कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? पूर्व में आपको सहकर्मी ने किसी अन्य मामले में आपकी मदद की थी। आपके सहकर्मी ने आपको जो है सूचित किया कि यदि इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उसकी पुत्री अवसाद से ग्रस्त हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, ये भी जो है जो क्वेश्चन नंबर 6 था उस हिसाब का ही जो है क्वेश्चन है। तो ए में क्या बोल रहा है, उसने आपको मदद दी थी, उसे देखते हुए आप उसकी मदद की ओर बढ़ जाइए। उच्च अधिकारियों को अपने सहयोगी के आचरण की रिपोर्ट करें। अपने सहयोगी को समझाइए कि यह विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा और आप मदद करने की स्थिति में नहीं है। पछतावा करेंगे कि आप उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। तो इसमें आपको कौन सा जो है राइट लग रहा है वो बताना है। ऐसी परिस्थिति में जो उसने आपको जो मदद दी थी उसे देखते हुए आप उसकी मदद की ओर बढ़ाएं। ठीक है, और बी क्या बोल रहा है, उच्च अधिकारियों को अपने सहयोगी के आचरण की रिपोर्ट करें। डी में क्या बोल रहा है कि पछतावा करेंगे कि वो उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। और सी क्या बोल रहा है, अपने सहयोगी को समझाइए कि वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा और वो उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। ये राइट बैठ रहा है ना, सी हो जाएगा। 7वें में जो है सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर में जो है
कथन और निष्कर्ष जो है पूर्व धारणा दी गई है। जो क्या बोल रहा है कि स्कूल ने ऐसे छात्र को स्कूल से निकालने का फैसला किया है जो हिंसा पैदा कर रहे हो और स्कूल में नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है, पूर्व धारणा क्या बोल रही है, छात्रों को स्कूल से निकालने से छात्र भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस कार्रवाई से स्कूल में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें जो राइट लग रहा है वो आपको बताना है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, स्कूल ने ऐसे छात्रों को स्कूल से निकालने का फैसला किया है जो हिंसा पैदा कर रहे हैं और स्कूल में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें पूर्व धारणा फर्स्ट क्या बोल रही है कि छात्रों को स्कूल से निकालने से छात्र भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये ऐसा हो सकता है या कि छात्रों को स्कूल से निकालने भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, ये तो कोई जो है गारंटी तो नहीं है, कि पुख्ता खबर भी नहीं है कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 नंबर क्या बोल रहा है, इस कार्यवाही से स्कूल में अनुशासन बना रहता है। इस कार्रवाई से स्कूल में जो है अनुशासन बना रहता है। तो इसमें जो है इसमें डी हो जाएगा आपका, न तो धारणा फर्स्ट और न ही सेकंड अंतर जो निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप 9 में आपको जो है एक निश्चित कूट भाषा में इक्वेशन को ZF JV MLRG के रूप में कूटबद्ध जो है किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में फोरकास्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि ये आपको दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे हल होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इक्वेशन दी हुई QATION ये दिया गया, ठीक है, और इसको लिखा कैसे जाता है, ZF JV MLRG। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन हल किया गया है। वैसे तो ये हल हो नहीं रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हल होगा। ठीक है, ये होगा ठीक है, यानी कि ये देखिए ये इससे मैच खा रहा है ना। का विपरीत अक्षर क्या होता है, अल्फ़ाबेट में जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला में A से Z में आपका जो इवनिंग, यानी कि का विपरीत जो शब्द होता है वो होता है V। ठीक है, ये यहाँ पे V लिखा गया। फिर देखिए A का विपरीत क्या होता है, Z। ठीक है, और U का विपरीत क्या होता है, F, और Q का होता है J। ये इस हिसाब से क्वेश्चन हल किया गया। ठीक है, अब देखिए M का विपरीत N, T का विपरीत G, L का विपरीत O, I का विपरीत R। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसी हिसाब से आपको क्या करना है, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि फोर कास्ट का जो है क्या होगा। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, देखिए आप पहले 4 की जोड़ी बना लीजिए। ये 4 देखिए ई का विपरीत अक्सर क्या होता है, V होता है, तो यहाँ पे V आ जाएगा। ठीक है, और इधर F का विपरीत क्या होता है, U होता है, तो यहाँ पे U आ जाएगा। फिर R का होता है I और L का होता है, O का होता है L, ये L आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, T का होता है G, C का क्या होता है X, S का होता है H और A का होता है Z। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा VILUGHZX, VILUGHZX, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा D। राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 दिया हुआ है कि डी की श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो चलिए देखिए डी की श्रृंखला में समान पैटर्न अनुसरण करते हैं, तो लुप्त संख्या बताइए। 29 AI 3CL8 FO 47 56 JR, यानी कि 29A1 3CL8 और FO 47, ये भी कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से आपका जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 10 में राइट आंसर हो जाएगा आपका A 5OU6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कार निर्माण कंपनियों ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों की कीमतों में जो है वृद्धि की है। सेकंड बोल रहा है कि सरकार ने हाल ही में मध्यम आकार की कारों पर शुल्क बढ़ाया है।
तो आपको दोनों कथन पढ़ के आपको जो है आंसर देना है कि कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है, कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। ठीक है ना, कथन सेकंड तो कारण है और फर्स्ट जो है प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक कंपनी को यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या एक नई प्रौद्योगिकी मंच में निवेश करना है या अपने मौजूदा मंच का उपयोग करना जारी रखना है। यह निर्णय लेते समय कंपनी को किस जो है कारक पर सबसे अधिक विचार करना चाहिए, किस कारक को जो है सबसे अधिक विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है नए मंच के संभावित लाभ, मौजूदा सिस्टम के साथ नए मंच की अनुकूलता, नए मंच में निवेश की लागत, कर्मचारी उत्पादक पर प्रभावित जो है संभावित प्रभाव। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा डी, कर्मचारी उत्पादकता पर संभावित प्रभाव, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 6 पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, प्रत्येक में अलग अलग पृष्ठों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ होते हैं। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम पृष्ठ हैं। विज्ञान की पुस्तक में सबसे कम पृष्ठ नहीं है। संस्कृत की जो है पुस्तक में हिंदी की पुस्तक की तुलना में कम पृष्ठ हैं। वह पुस्तक जिसमें जो है तीसरे सबसे कम पृष्ठ हैं उसमें 28 पृष्ठ है। कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक पृष्ठ हैं, यह आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 पुस्तक है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, अलग अलग पृष्ठ की संख्या है सब में। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ है। ठीक है, कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ है। और विज्ञान की पुस्तक में जो अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा है। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा है लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम पृष्ठ है। विज्ञान की पुस्तक में सबसे कम पृष्ठ नहीं है। संस्कृत की पुस्तक में हिंदी की पुस्तक की तुलना में कम पृष्ठ है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे आगे जो होगी वो होगी हिंदी की। पहले तो देखो सबसे ज़्यादा में आएगी हिंदी, सबसे ज़्यादा में हिंदी आई। ठीक है, फिर उससे कम आएगी संस्कृत, फिर उससे कम क्या आएगी अंग्रेजी नहीं सॉरी, इसमें क्या है कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ होते हैं, केवल 2 पुस्तकों की तुलना में जो है कम पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर और फिर आपकी आ जाएगी अंग्रेजी, फिर आपकी अंग्रेजी आ जाएगी और जो विज्ञान है, विज्ञान जो आपकी इधर से 3 नंबर रहेगी। तो कितनी पुस्तकों में विज्ञान की तुलना में जो पुस्तक से अधिक पृष्ठ है, कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तकों से अधिक पृष्ठ है, तो यह आपको बताना है कि कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तकों से जो है अधिक पृष्ठ हैं, तो यह आपको बताना है। तो इसमें जो 4 पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा जो है अधिक जो है पृष्ठ हैं, यानी कि 2 तो पीछे रह गए और ये हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर और अंग्रेजी वाले वो 4 ज़्यादा हो गए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिन के बतानी है कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 26, ये आप देख लेना। 15 नंबर क्वेश्चन की दी गई आकृतियों में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति जो है सन्निहित हो, यानी कि आपको आकृति बतानी है जिसमें जो है प्रश्न आकृति कौन सी आकृति में मिल रही है। तो यह आपकी प्रश्न आकृति देखिए, ये बी में देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये इसमें मिल रही है ना, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 15वें में। 16 नंबर में है उस विकल्प का चयन करिए जो जल छवि के समान है। अभी बताया था जल छवि वाला, ठीक है, जल छवि वाला बताया था कि जो स्थिति आपकी ऐसे है वो इसमें जल छवि में क्या होता है, ऊपर वाली स्थिति नीचे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊपर वाली नीचे किस में हो रही है, जी तो देखो सभी में सेम है। फिर आर की ऊपर वाली
आर में एक पहले तो सी कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप 9 की क्या बन रही है स्थिति, 9 की क्या स्थिति बन रही है, ये देखिए आप। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए जल छवि के समान, इसमें आपको राइट आंसर जो है बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, मैं बता रहा हूं, जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए 5 आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण चौकोर जो है वर्ग बनाती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है 17वें क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा जो है राइट आंसर होगा। 17वें में आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, और जो है दी गई 5 आकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट करने पर पूर्ण चौकोर वर्ग बनाती है, चौकोर वर्ग 2 3 4, इसमें डी हो जाएगा, 17वें में डी हो जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन से में जो है प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको राइट आंसर जो ये देखिए सी हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित 4 जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए। एम जो है स्टार लगा के, एन का अर्थ है एम एन का पिता है, एम माइनस एन का अर्थ क्या है, एम एन की बहन है, एम प्लस एन का अर्थ क्या है, एम एन की माता है, एम ओब्लिक एन का अर्थ है एम एन का भाई है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बताना है, मैं आपको सीधा इसका जो है क्वेश्चन का जो आंसर बता रहा हूँ, 19 में बी हो जाएगा पोता। 20वें में 5 जो है 400 लोगों के एक नगर में 185 तमिल बोलते हैं, 165 जो है पंजाबी बोलते हैं और 160 अंग्रेजी बोलते हैं, 40 केवल अंग्रेजी और तमिल दोनों बोलते हैं, 20 केवल पंजाबी और तमिल दोनों बोलते हैं, जो 80 केवल अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोलते हैं। इसमें भी आपको जो है मैं सीधा जो है क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। 20 में क्या हो जाएगा, 20 में आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है वो किस हिसाब से हल होगा कि इसमें आपको ग्राफ बना के हल करना होगा, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा 201। चलिए नेक्स्ट है आपका 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन ये आपका जो है दिशा वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको मैं जो है राइट आंसर बता देता हूँ कि इसमें बी हो जाएगा 180 मिनट, ठीक है। और 22 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर जो है ढूंढिए, ठीक है। इसमें देखिए 16 22 36, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, में से आपको 3 माइनस करना तो फिर कितना है 22, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से आपको 3 माइनस करते तो 46। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो 22वें में वो होगा डी 46, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 46, डी जो है राइट आंसर जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए से एच तक जो है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के जो है मध्य में बैठते हैं। मेज के एक ओर बैठे व्यक्तियों का मुख मेज के ठीक विपरीत और बैठे व्यक्तियों की मुख की ओर है। ए जो है ई के ठीक दाएं बैठा है, जी का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं जो ई के निकट है। जी और सी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए एफ के निकट नहीं है, जो ए है वो एफ के निकट नहीं है, ये आपको शर्त दी हुई है। तो इसमें आपको जो है क्वेश्चन दिए गए जो नीचे उसके जो आपको आंसर देने हैं। तो 23 में है निम्नलिखित में से कौन सा ई की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी
बी राइट आंसर हो जाएगा कि डी बैठा है। और 24 में है ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई और जो है एफ के मध्य, ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति हैं। ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। ई और एफ के मध्य कि कितने व्यक्ति हैं ई और एफ के मध्य। ई और एफ के मध्य आपके जो व्यक्ति हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन आपका कि स्कूल के प्रधानाचार्य को मध्य अवकाश के दौरान स्कूल के प्रांगण में धमकाने के बारे में माता पिता ने इससे शिकायत मिली। वह जल्द से जल्द इसकी जांच और इसे समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसने मध्य अवकाश सहायकों को बारीकी से देखने के लिए कहा। मध्य अवकाश सहायकों को किस स्थिति की सूचना जो है प्रधानाचार्य को देनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं आपको जो है सीधे ही जो है राइट आंसर जो बता रहा हूँ इसका 25 नंबर का क्या है कि एक लड़की एक बेंच पर एक किताब पढ़ रही है और अपने साथियों के साथ बातचीत नहीं कर रही है। 4 लड़कियां एक और लड़की के आसपास हैं और ऐसा लगता है कि उसके बैग पर कब्जा कर लिया है। 2 लड़के बास्केटबॉल का एक खेल खेल रहे हैं और आखिर बास्केट स्कोर पर बहस कर रहे हैं। 3 लड़के हाथ से चलने वाले वीडियो गेम के लिए आपस में उलझे हुए हैं जो स्कूल के मैदान में नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको जो है बताना है, इसमें डी लग रहा है मेरे को, तो इसमें डी लग रहा है। ये क्वेश्चन ही जो है अलग ही टाइप का है, इसमें मेरे हिसाब से तो डी लग रहा है और आप देख लेना। 26 में है कि श्रीमती दीक्षा ने लंच के लिए अपनी 3 सहेलियों से मिलने के लिए टैक्सी ली। वह रेस्टोरेंट के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब वह कार में रुकी वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए इतनी उत्साहित थी कि अपने बैग में टैक्सी में ही छोड़ गई। जैसे ही टैक्सी चली उसने और उसकी सहेलियों ने लाइसेंस जो है प्लेट संख्या पर ध्यान दिया ताकि वे टैक्सी कंपनी को कॉल करने पर जो है प्लेट की संख्या पर ध्यान दिया टैक्सी कंपनी में कॉल करने की पहचान सकें। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है इसका। 26 में बताना आपको, इसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें सी हो जाएगा। फिर 27 में क्या है कि यदि किसी निश्चित कूट में डेजर्ट को EGVHTU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में BUDGET को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपको बताना है, देखिए D+1 हो रहा है, ठीक है, फिर E से +2 हो रहा है, फिर S से प्लस जो है 3 हो रहा है, फिर क्या है E से +3 हो रहा है, +2 +1, तो ऐसे चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। 27 में हो जाएगा आपका कि देखिए बी में पहले आप कीजिए +1, तो +1 करेंगे तो आएगा C, फिर कीजिए +2 U, फिर आएगा UV, +2 करेंगे W आएगा, सॉरी W, फिर क्या आएगा D में +3 करेंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि G आएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा C, 27 में C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुजों की जो है आपको संख्या बतानी है कि कितने चतुर्भुज हैं। 28 में आपको हो जाएगा C, 10 चतुर्भुज हैं। 29 नंबर का जो आपको कागज को जो है ऐसे मोड़ के फिर जो है बारीकी से काट के इसमें टुकड़े को काटा गया है। नीचे दी आकृतियों को 4 उत्तर आकृतियों में से जेड की खुलने आकृति में जो मिलती जुलती आकृति है वो आपको बतानी है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में मैं आपको राइट जो आंसर है जो सीधे बता देता हूँ कि इसमें जो है आकृति जो है दी गई दर्पण पर रखा गया। दर्पण में आकृति जो है बाएं स्थिति दाएं हो जाती है, दाएं बाएं हो जाती है, इसमें ऐसा होता है। तो 30 में हो जाएगा A। फिर 31 में आपका जो है स्टार चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। स्टार चिन्ह वाले विपरीत फलक के चिन्ह पर कौन सा चिन्ह आएगा ये बताना आपको। तो देखिए आप इसमें आपका जो है
राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार वाले की आपको बताना है विपरीत साइड में। स्टार के विपरीत बताना आपको। इसमें हो जाएगा आपका, ये देखिए 8 हो जाएगा, बी हो जाएगा 31 में बी। 32 में क्या हो जाएगा, दर्पण चिन्ह वाला प्रतिबिंब वाला आ गया 32 में आपका। 32 में आपको क्या करना है, बी करना है। 33 में निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना, तो ये आप देख लेना, इसमें सी ये राइट आंसर है, 33 में सी। फिर 34 में क्या बोला गया है कि इसमें आपको जो है दिए गए जो वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता तो नहीं बनाया जा सकता, इसमें ए ही हो जाएगा क्योंकि इसमें आर है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, चलिए 35 में क्या हो जाएगा, एक आदमी शीर्ष नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। क्या बोल रहा है, एक आदमी जो सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख जो है पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, दक्षिण में। ठीक है, फिर देखिए आप 26 का जो आपका राइट आंसर, 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए कर लेना। और फिर 37 में आपका है कि संख्या 0.642 0.64203 0.6424202, यानी कि इसका औसत बताना आपको। क्या करना है, औसत बताना है 37 में, तो इसका औसत हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। 38 में है कि 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यह आपको उस सूत्र से निकल जाएगा, आपका ये जो है सवाल हल हो जाएगा। इसमें राइट आंसर होगा मंगलवार। फिर होता है 39 में क्या है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में एच होपफुल को KLSVIFO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैप्टन को किस कूट पद में लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो उपयुक्त उत्तर ढूंढिए। 392, 15, फिर आपका 521, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे हल करोगे इसको, 392, इसमें ये होगा ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कैसे हल। चलिए ये क्वेश्चन आप स्किप मारिए, ये इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। 41 में क्या है कि दी गई कागज की शीट एक्स से बने बॉक्स को चुनें, यह आपको बताना है कि दी गई कागज की शीट एक्स से बुने जो बॉक्स को चुनने। 41 में आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 और 4। 42 में क्या है, प्रारंभ में घड़ी 1:30 PM बज रहे थे, 1:44 356 मिनट के बाद क्या समय होगा, ये आपको बताना है। तो 42 में आपका हो जाएगा ए, 7:15। 43 में कि कुंजन लीला में उल निकुंज ओम प्रियांक और कविन खाने के लिए गोलाकार डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। कविन प्रियांक और मेहर के बीच नहीं है, ओम कुंजन और जो है निकुंज के बीच में नहीं है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि लीला के ठीक जो है दाएं कौन बैठा है, दाएं कौन बैठा है, मेहुल बैठा है, ए राइट आंसर हो जाएगा 43 में। 44 है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या एक सीधी रेखा खड़ी है और उनमें सभी का उत्तर मुख जो है मुख है वो उत्तर की ओर है, मुख जो है उत्तर की ओर है। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। तो 44 में आपको डायरेक्ट इसका जो है
आंसर बता रहा हूँ, इसमें बी हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में आपको बताना है, 45 में कि खिलाड़ी पुरुष जो गैर नर्तक हैं और भारतीय हैं किस संख्या द्वारा दर्शाए गए हैं। यानी कि खिलाड़ी पुरुष, खिलाड़ी को इससे दर्शाया गया है, नर्तक ये, पुरुष में ये और भारतीय ये। तो आपको बताना है कि जो गैर नर्तक है यानी कि नर्तक नहीं है और भारतीय भी हैं किस संख्या द्वारा दर्शाए गए। तो नर्तक नहीं है, भारतीय भी, सब भी है, वो इसमें आपका जो है नॉन हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं है। इसमें डी आंसर राइट हो जाएगा 45 में। 46 में है आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि केवल सी और डी है, वो बॉक्स जो आपको सीट दी गई है वो इसके समान केवल जो है सी और डी है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि 3:30 घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बनाती है। तो इसमें आपको बताना है, यानी कि 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे, वो सूत्र है ना आपका 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बट्टा 2, उससे आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 75। 47 में हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 48 में आपको बताना है कि 15, 17, 23, 35, 55, 85, इसमें जो आपको लुप्त जो पैटर्न है, समान पैटर्न, लुप्त संख्या आपको बतानी है कि कौन सी है। इसमें आपका हो जाएगा 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वें क्वेश्चन में आपका जो कागज का टुकड़ा मोड़ा गया उसका काटा गया, फिर जो आकृति आपको इस तरह से दिख रही है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। 50 में आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। ये आपका जो है रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हमने आपको हल करवा दिए हैं। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका शिक्षण अभिरुचि में, कि मान लीजिए कि एक शिक्षक छात्रों से गृह कार्य जमा करने के लिए कहता है। छात्र आमतौर पर लिखित दस्तावेज के रूप में यहाँ पे असाइनमेंट तैयार करते हैं और शिक्षक को जमा कराते हैं। शिक्षक स्तरीय कार्य का मूल्यांकन करता है स्तरीय कार्य में अपनी टिप्पणी सुझाव लिखता है और छात्रों को वापस से लौटाता है। इस स्थिति में संदेश कैसा दिया जाता है? इस स्थिति में संदेश कैसा दिया जाता है? तो इस स्थिति में आपका संदेश गैर मौखिक संचार दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था शिक्षण अभिरुचि में, कि मौखिक संचार में संचार के माध्यम से संदेश देना चाहिए। मौखिक संचार में किस संचार के माध्यम से संदेश देना चाहिए? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी मौखिक और नेत्र संपर्क के माध्यम से देना चाहिए। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था कि तकनीकी का उपयोग छात्रों के स्वभाव और व्यवहार को समझाने के लिए किया जाता है। हमें बताना है किस तकनीकी का प्रयोग छात्रों के व्यवहार और समझाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा हाव भाव का। ठीक है। अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करके है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं फिर भी आपको कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज भरनी है, कितनी कॉलेज भरनी है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट तक, रिजल्ट से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक जो भी अपडेट होगी तो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पीटीटी में क्या होता है 350 वाले को नहीं मिलती है, 250 वाले को मिल जाती है, ये ट्रिक होती है। ठीक है। कम नंबर वाले को भी मिल जाती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो ग्रुप आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। हाँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है। आगे आपकी कॉलेज अलॉटमेंट तक जो भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या है कि संचार की प्रक्रिया के दौरान बाधा, दोषपूर्ण भाव, खराब अनुवाद, अस्पष्ट शब्द और अनुपयुक्त शब्दावली का निर्माण करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा संबंधी। ठीक है, भाषा संबंधी हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था कि ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा तथ्यात्मक ज्ञान। ठीक है। किसके द्वारा? तथ्यात्मक ज्ञान के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या है कि किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर व्यक्तियों और समूह को स्थापित संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवाद करने में सहायता करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा संगठनात्मक संचार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था कि सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। तो इसमें आपका हो जाएगा सीखना एकात्मक, ये सही है। सीखना व्यक्ति के व्यवहार और को संशोधित करता है, ये भी सही है। सीखना जीवन में चुनाव करने में मदद करता है, ये भी सही है। लेकिन सीखना व्यक्ति है, सामाजिक नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है, मैं ये बताना था, ठीक है। मैं क्या बताना था कि अध्यापन के लिए कौन सा सही वाक्य है। तो इसमें देखो आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, सॉरी 5 नहीं 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक तो था पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गतिविधियों का संचालन करना, और ये आपका सही नहीं है। उसके बाद केवल एक व्यक्ति के विकास से संबंधित है, ये गलत है। व्यवहार को बदलने के लिए उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का रूप है, ये भी गलत है। और उसके बाद आपका था कि सीखने का अनुकरण, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन है, ये आपका सही था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न क्या आया था कि मनोविज्ञान में जागरूकता के बारे में एक अवधारणा है। मनोविज्ञान में जागरूकता के बारे में यानी साइकोलॉजी में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अरे 59 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति, ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था कि शिक्षण प्रभावी नहीं है जब, शिक्षण प्रभावी नहीं है जब, यानी आपका इसमें क्या हो जाएगा, अरे इसमें आपका हो जाएगा डी, संचार प्रभावी रूप से पारस्परिक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था, एक बार देख लो। हाँ, अगला क्वेश्चन था कि अवस्था सत्यकर संबंधों का प्रमुख स्रोत है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराशा। क्या है, निराशा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या था कि पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता संस्था के किस और किस को बहुत प्रभावित करती है, किस किस को बहुत प्रभावित करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातावरण और कार्य दोनों को प्रभावित करती है। ध्यान रखना भाई, वातावरण और कार्य, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि किसी शिक्षण संस्थान में निर्णय लेने के लिए कौन सा पदानुक्रम शीर्ष तल दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी निदेशक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधन और अध्यापक, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपका प्रश्न था कि अंत्य व्यक्तिक संबंधों के लिए दो महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक कौन से हैं। दो महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक है, वो बताने थे कौन से हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा विश्वास और सम्मान तथा ईमानदारी और निर्णय दोनों है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या था कि संस्थान का किस कर्मचारी सदस्यों और प्रबंधनों के बीच उचित व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए एक सेतु है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहक, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न क्या है कि शिक्षा पर एसडीजी शिक्षा 2023 का ढांचा गुणवत्ता शिक्षा की नींव के लिए तौर तरीकों को शामिल करने पर जोर देता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसमें आपका बी हो जाएगा, हाँ। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था कि शैक्षणिक लक्ष्यों और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केंद्रित छात्रों के साथ संबंधों को बनाए रखना की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये जिम्मेदारी आपकी किसकी हो जाएगी, अध्यापक की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था, हाँ एक बार देख लेना भैया, आपका अगला प्रश्न क्या आया था। हाँ, अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अंत्यव्यक्तिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
परस्पर सम्मान और साझा जिम्मेदारी तथा लक्ष्यों के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता दोनों। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था, गुणित नंबर, कि शिक्षक न केवल व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों में बल्कि पाठ्यक्रम लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में को बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी? अरे इसमें आपका बताओ कौन सा होगा? हाँ, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैक्षणिक ज्ञान। ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था, 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न क्या आया था कि विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित यह समिति अवधि के लिए आबादी के एक सीमित वर्ग के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुशल सेवा मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसे स्वतंत्र रूप से या किसी संस्थान के भीतर अभ्यास किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे इसमें क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे इसमें सी हो जाएगा, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। उसके बाद 71 नंबर आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है? व्यवसाय की विशेषता आपको पता है, व्यवसाय विषय ज्ञान और विस्तारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के ढांचों के आधिपत्य की मांग नहीं करता, ये आपकी विशेषता नहीं है। ठीक है। और बाकी की तीनों है ना, ये विशेषता है। ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है? शिक्षण व्यवसाय की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, आत्म संगठन की कमी। ठीक है। ये विशेषता नहीं है। उसके बाद देखो शिक्षक का व्यावसायिक विकास कोई घटना नहीं बल्कि यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रकृति में निरंतर नियंत्रण है। ठीक है। ये प्रकृति में क्या है? अरे नियंत्रण है, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न था कि एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न क्या आया था मुझे बताओ, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद आपका अगला प्रश्न था कि एक शैक्षिक स्थान में सभी विद्यार्थियों के कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था, जल्दी से देखो, टाइम नहीं है। 75 नंबर प्रश्न था कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के अधिगम्य के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित नहीं करता? तो 75 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, यानी अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ असमान रूप से अनादर के साथ व्यवहार करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखो छात्रों के कल्याण और सीखने के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता के माध्यम नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा चिंतन में ऑप्शन नंबर डी, शक्ति बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या था कि STEM पाठ्यक्रम क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन था। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था देख लो। उसके बाद देखो आपका 58 नंबर प्रश्न आया था। तो उसमें क्या बोला गया था कि निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में विविधताएं महत्वपूर्ण विचार है। तो इसमें आपका हो जाएगा आयु निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में आयु विविधताएं महत्वपूर्ण विचार है। ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न आया था क्या कि एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे 79 में आपका बी हो जाएगा ना, 79 में बी होगा ना, अरे बी होगा शायद। हाँ, एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब उन लोगों के संपर्क में आना आता है जो सामाजिक रूप से परिपक्व है, ताकि उनके अनुसार अपने व्यवहार को भी उसके अनुसार बना सके। ठीक है। उसके बाद देखो 80 नंबर क्वेश्चन क्या था कि किसकी प्रक्रिया के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिपक्वता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस छात्र को यह जानने में मदद करता है कि उससे वह क्या वांछनीय और अपेक्षित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि
किसने प्लेवे पद्धति की शुरुआत की? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 82 में, इसमें आपका हो जाएगा ए, कार्लवेल कुक ने। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि कौन सा कारक प्रभावित करता है कि एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र यह समझे कि समाज उनसे उस उम्र में बचपन के व्यवहार की और लौटाने की उम्मीद नहीं करता। तो इसमें आपका हो जाएगा 83 में ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, तनाव, सॉरी इसमें आपका सामाजिक परिपक्वता हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था, नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका आया था 84, इसमें सुमेलित करना था। तो 84 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, सीखने का जुनून आपका हो जाएगा स्पष्ट दिशा प्रदान करने, ये तो अच्छा इसमें है क्या, अच्छा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ये इस हिसाब से आपको करना था, डी का 4 है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है। ठीक है, इस हिसाब से आपको डी करना था हाँ 84 में डी कर लेना भाई, ओमार में चेक कर लेना। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव, स्वैच्छिक प्रयास, लक्ष्य, उपलब्धि से। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था, यहाँ पे वापस से सुमेलित करने का था क्या। उसके बाद देखो 86 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नेतृत्व में किसकी क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है, वास्तविकता में बदल देता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेरक की। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था, इसमें वापस मिलान करने का प्रश्न था, और 87 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डी का 1, बी का 2, बी का 4, सी का 3। ठीक है, ये आप ओमार में चेक कर लेना। उसके बाद 88 नंबर देखिए, गुणवत्तापूर्ण 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आईसीटी के उपयोग पर कब प्रकाश डाला गया, या फिर किसके द्वारा प्रकाश डाला गया, बताओ भाई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आईसीटी के उपयोग पर किसके द्वारा प्रकाश डाला गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनसीएफ 2005 के द्वारा, किसके द्वारा प्रकाश डाला गया, एनसीएफ 2005 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि वापस से सुमेलित करो। तो इसमें देखो डी हो जाएगा। डी कैसे होगा, डी कैसे होगा, ध्यान देख लो भाई, डी कैसे होगा। डी का तो आपका हो जाएगा, डी का तो हो जाएगा 2, ध्यान दे लो भाई, डी का तो हो जाएगा 2। ठीक है, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4, और यहाँ पे सी का हो जाएगा 3। ठीक है, इस हिसाब से आपका होगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली के नेतृत्व में विचारों की विशेषता है, विचारों की विशेषता कौन सी है? तो 90 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, यानी 1, 3, 5 है। उदाहरण और प्रेरणा की नेतृत्व करें, ये भी है, और सामंजस्य उत्पन्न करे जिसके बिना सहयोग असंभव, ये भी सही है, और उपयोगी सुझावों को आगे बढ़ाकर समूह में योगदान दे, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब चलो 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देख लो। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा बस, अब कुछ ही देर में आपका जो पेपर सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो भाई। हाँ, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेता की दूरदर्शिता का संचार, अपने सपनों को दूसरे के सामने प्रकट करना और लोगों को उनके साथ जोड़ना क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, विश्वास का प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक कौन सा है? तो नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक है वो कौन से हो जाएंगे आपके, नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक कौन से हो जाएंगे? तो 92 में आपका डी हो जाएगा, नेता, अनुयायी, स्थिति और संचार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्रश्न है कि शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति निगरानी करने वाला मूल्यांकन है। 93 नंबर क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, शिक्षण के दौरान प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है, प्लेसमेंट मूल्यांकन है, आवृत्त मूल्यांकन है, और नैदानिक मूल्यांकन है। तो 93 में क्या हो जाएगा, 93 में आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है, बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और एकदम अच्छा क्वेश्चन था कि कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा उनके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था
कि संसार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिन से लिया गया है जिसका अर्थ है, बताओ भाई। संसार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? सामान्य बनाने के लिए, साझा करने के लिए, विनिमय करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, साझा करने के लिए। ठीक है, क्या है? साझा करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेशों का कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकता है, बताओ। छात्र एक ऑडियो का भेजे गए कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं? संदेश का कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं? तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर मुझे तो सी लग रहा है, यानी समझ के माध्यम से। ठीक है, दृश्यावलोकन के माध्यम से नहीं होगा, प्रदर्शन के माध्यम से भी नहीं होगा, व्याख्या के माध्यम से भी नहीं होगा, समझ के माध्यम से होगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया के घटक नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त क्रम का चयन करिए। उपयुक्त क्रम का चयन करिए। तो 97 में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले प्रेक्षक हो जाएगा, उसके बाद प्राप्तकर्ता हो जाएगा, उसके बाद माध्यम हो जाएगा, उसके बाद शोर हो जाएगा, उसके बाद प्रतिपुष्टि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मुझे तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, और बी आपका करेक्ट ही है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 98 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संचार प्रेषक द्वारा संकल्पन और शुरू होता है। बताओ, संकल्पन और शुरू होता है विचार के विकास से, संदेश के विकास से, संदेश के संचरण से, या फिर संदेश के प्राप्त से। बताओ किसके द्वारा शुरू होता है? संचार के प्रेषक द्वारा संकल्पन शुरू होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश के संचरण से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ, खाली स्थान पर बताना है हमें, खाली स्थान पर बताना है कि संचार सावधानी से संदेश की योजना बनाता है और इसे प्रभावी ढंग से पहुंचाता है ताकि छात्रों के बीच आत्म संचार का आह्वान किया जा सके। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो कि संचार सावधानी से संदेश की योजना बनाता है और इसे प्रभावी ढंग से पहुंचाता है ताकि छात्रों के बीच आत्म संचार का आह्वान किया जा सके। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो पहला तो कह रहा है पारस्परिक, एक कह रहा है मौखिक, एक कह रहा है गैर मौखिक, एक कह रहा है अंत्यव्यक्तिक। तो इसमें कौन सा होगा? 99 में आपका कौन सा होगा? 99 में मुझे तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। कौन सा लग रहा है? बी, यानी मौखिक होगा। ठीक है, मौखिक। अगला प्रश्न देखो। अगला और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि, लास्ट नंबर देख लो भाई, 100 नंबर क्वेश्चन देखो अच्छी तरीके से, 100 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखो। मान लीजिए कि आप एक ऑडियो कार्यक्रम का उपयोग करके एक विषय वस्तु अवधारणा पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। फिर आपको ऑडियो प्रोग्राम के लिए आवश्यक लिपि लिखनी होगी। इसके लिए या फिर इसलिए कक्षा में दी जाने वाली सामग्री लिपि है। सामग्री किसमें है? एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, उसके बाद आप आंसर दीजिए। कि मान लीजिए कि आप एक ऑडियो कार्यक्रम का उपयोग करके एक विषय वस्तु अवधारणा को पढ़ने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको ऑडियो प्रोग्राम के लिए आवश्यक लिखनी होगी, आवश्यक लिपि लिखनी होगी। इसलिए कक्षा में दी जाने वाली सामग्री लिपि में है, इनकोडेड में है और इनकोडेड में है, या फिर डिकोडेड में है, या फिर दोनों, इनकोडेड और डिकोडेड दोनों में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा इनकोडेड और डिकोडेड दोनों में है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 101 नंबर पे कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है जली हुई ईंट की इमारतें, पहले वास्तविक मेहराब, पूजा की इमारतें, कला और वास्तुकला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जली हुई ईंट की इमारतें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है भक्ति सिद्धांत से, कर्मकांड से, योग से और ध्यान से। तो ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं, तो एक इनमें जो है कन्फ्यूजन है।
इसमें कर्मकांड या फिर भक्ति सिद्धांत, इनमें जो है दोनों में कंफ्यूजन है। तो ये आप उससे तय कर लें कि इसमें जो है 102 नंबर क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन है कि भक्ति सिद्धांत होगा या फिर कर्मकांड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर है कि अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। अजंता के चित्र है किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक की कहानियों को। 104 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया कहाँ के थे, ये आपको बताना है। तो 104 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर से। ऑप्शन ए बीकानेर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है इलाहाबाद का जो है अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का जो आपका अशोक स्तंभ है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, वो करता है समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। जो दक्षिण जो भारत के मंदिर हैं उनमें जो पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार हैं वो कहलाते हैं गोपुरम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका राजस्थान जीके से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। इसमें आपको जो है राइट आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। ऑप्शन ए। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। 110 है 110 में आपका कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अपने जो है क्वेश्चन मिलाते जाइए आप साथ साथ में। 111 में क्या है कि अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अरब सागर में स्थित द्वीपों में जो द्वीप है भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसमें आपका हो जाएगा वे सभी प्रवाल मूल के हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य शुष्क और गर्म हवाओं को सामान्य रूप से कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ये किसके संबंध में पूछ रहा है, ये देखिए उत्तर पश्चिम में अगर भारत के संबंध में पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम में जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है उसमें तो ए हो जाएगा, या तो अगर भारतीय संबंध में पूछा जा रहा है तो ठीक है। 113 नंबर है कि भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, वो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि तुमला पल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तुमला पल्ले तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो इसमें आपका मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है कि अहोम जनजाति कहाँ प्रवासित हुई है। अहोम जनजाति है कहाँ प्रवास हुई है, ये हुई है म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। वो थी कल्पना चावला।
आपका 118 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना। कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति नहीं बना, यह बताना आपको। एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एम हिदायतुल्ला जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। 119 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो 119 में हो जाएगा आपका अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को। 120 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, यह तो सबको पता होगा। 120 नंबर में सलीम अली को, सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। अमजद अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खान, 121 नंबर क्वेश्चन, अमजद अली खान सरोद से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है डी कर लेना इसमें, सरोद। 122 नंबर, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक क्या किस चीज के हैं, यह है 122 में बी है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है जो है यहाँ पे आपको बताना है, रिक्त स्थान दिया हुआ है कि को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो किसको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। ऑप्शन डी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा मिल्खा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, यह सबको पता होगा। सीवी रमन, सीवी रमन जो है पहले भारतीय वैज्ञानिक थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। 125 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को। 126 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका प्राथमिक एजेंडा है, तो ये आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का विनिमय, ग्लोबल वार्मिंग का विनिमय। नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ। तो नमामि गंगे योजना के मुख्य स्तंभ है मल उपचार, आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर्स तय सफाई। तो ये सभी हो जाएंगे, सभी के सभी हो जाएंगे। 127 में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 है कि रामसर संरक्षण क्या है। रामसर संरक्षण क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है, ये वनों के संरक्षण के बारे में है, ये खनिज संसाधनों के संरक्षण के बारे में। तो रामसर संरक्षण है वो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 में ए। 129 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकार से संबंधित है। 129 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। तो इसमें बी राइट हो जाएगा। 130 नंबर, चलिए ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है। ओजोन परत की रक्षा के लिए आपको बताना है। तो ओजोन परत की रक्षा के लिए है वियना सम्मेलन, ऑप्शन सी वियना सम्मेलन। 131 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जानकारी जो है अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है, यानी कि निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है। यह आपको बताना है किस गैस को सरकार द्वारा। ठीक है, तो 131 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 132 नंबर है जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह जैव विविधता में वृद्धि। ऑप्शन ए जैव विविधता में
वर्दी। 133 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संसारित करती है घटना को क्या कहा जाता है? संगमरमर कैंसर कहा जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? विरासत स्थल है वो नहीं है निम्नलिखित में से यूनेस्को सूची के अनुसार। ये आपका राजस्थान जी के से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत जो है स्थल नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर शहर, जंतर मंतर और बीकानेर का किला। तो ये आपका बीकानेर का किला है वो शामिल नहीं है इसमें, बीकानेर का किला शामिल नहीं है। 134 में डी हो जाएगा। 135 नंबर है राजस्थान का राज्य नृत्य बताइए। राजस्थान का राज्य नृत्य ये आपको पता ही होगा, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर सूक्ष्म चित्रकारी करना क्या कहलाती है? थेवा कला। थेवा कला है वो कहलाती है राजस्थान की जो है थेवा कला, सोने का जो है उपयोग कर कांच पर सूक्ष्म चित्रकारी करना थेवा कला कहा जाता है। 137 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है बताइए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है चंबल। प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जो है जिले में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन डी। 139 नंबर है राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान की पर्यटन की टैगलाइन ये आपको बतानी है। तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है आपकी 139 में ऑप्शन सी, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। 140 नंबर है खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था बताइए। तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तेजा मेला, तेजा जी का मेला जो है हर साल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी का मेला परबतसर में जो है आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी। 141 में ऑप्शन डी। 142 नंबर क्वेश्चन राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और प्रतिष्ठानों के इसमें बताओ 10 से गीगावाट को पार कर लिया है राजस्थान ने। ऑप्शन बी। 143 में स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट में के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई है? 143 में आपको क्या करना है? 143 में बी, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 143 में आपका बी हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में आपको क्या करना है? वयम रक्षा में किस शस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो ये आपको बताना है कि वयम रक्षा वह किस जो है शस्त्र बल का आदर्श वाक्य है। तो ये आपको बताना है। 144 में आपका हो जाएगा ए, भारतीय तटरक्षक। 145 में राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ान। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन जो है आयोजित किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला में। 147 देखिए 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन डी, शिवमोगा हवाई अड्डा। शिवमोगा हवाई अड्डा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया? तो 148 में हो जाएगा आपका सी, 149 नंबर। 149 नंबर चलिए देखिए कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान बना? चलिए बताइए। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कुआलालंपुर। और इसमें TLML भारत के टाटा समूह और किस देश के समक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है? ऑप्शन ए, USA के बीच। तो ये आपके जो है तो देखो यहाँ पे आपका भाग नंबर द है सेक्शन डी हिंदी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि किसी विकल्प में या फिर किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन 4 आपको दे रखे थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 1 था ना, वो तो था संबल संबल शक्तिशाली सारा, ये तो राइट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी था शोक शोक दुख दुख आदत, ये भी सही था। और ऑप्शन नंबर बी था ही है हद्य घोड़ा, ये भी सही था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी था ना, ये गलत था, हेम हिम श्रवण पर्वत, ये आपका अर्थभेद गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या था कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ क्या है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ क्या है। तो इसमें आपका हो जाता ऑप्शन नंबर बी, अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तुएं की प्राप्ति, यानी जो जिस दिशा में योग्य नहीं है या फिर जो पात्र नहीं है उसको उसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है। टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिवाला निकलना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस में हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिनिधित्व है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा परिश्रमिक, ठीक है, पारिश्रमिक। उसके बाद देखो आपका 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो देखो आवट प्रत्यय ना वो रुकावट में है, सजावट में है, थकावट में है, लेकिन महावट में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसमें आपको सही नहीं बताना था कौन सा नहीं है। तो बाकी के जो तीनों है ना ये तो सही थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गा प्लस अक ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपका प्रश्न आया था कि समुद्रों में शब्द किस संधि से बना है। तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि से। कौन सी संधि से बना है, गुण संधि से। उसके बाद आपका प्रश्न था कि निम्न से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना था। तो बहुव्रीहि का देखो नीलकंठ, चंद्रबाल, गिरिधारी ये सभी है, लेकिन कमल नयन ये आपका उदाहरण नहीं है। उसके बाद आपका प्रश्न आया था कि किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम आपको पता है पद कहते हैं, ठीक है। किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो हम उसे पद कहते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो रमेश कविता लिखता है, सकर्मक क्रिया है। अध्यापक पुस्तक लाता है, ये भी सकर्मक है। माँ रोटी पकाती है, ये भी सकर्मक है। लेकिन किंतु परंतु बट मोहन सोता है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन से विकल्प में नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास उदासी। मिठास उदासी ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद आपका प्रश्न था कि निम्न के शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4, ठीक है। 1 3 4 ये आपका क्या है, शुद्ध है, ठीक है। और बाकी के ना ये आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, या फिर किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है। उसके बाद देखो व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से आपका हो जाएगा वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें राइट। उसके बाद देखो रमा चली आ में उद्देश्य क्या है। इसमें आपका हो जाएगा रमा, उद्देश्य क्या है, रमा है। उसके बाद देखो 167 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा निर्मित। क्या कहते हैं, अरे निर्मित कहते हैं। अगला प्रश्न देखो,
उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उनका फल कतों ही पर कड़े उसे धातु कहते हैं। तो उसे आपको पता है अकर्मक धातु कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखो 169 नंबर प्रश्न था कि जब एक ही शब्द भेद के दो प्रश्नों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा अल्प विराम का। उसके बाद देखो तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया तौलिया आपको पता है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। किसका होता है? अरे अर्ध सरकारी पत्र का होता है, परिपत्र का होता है, कार्यालय का ज्ञापन का होता है या फिर सरकारी पत्र का होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सरकारी पत्र का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें आपका हो जाएगा सांझ। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था 173 नंबर कि बाह्य प्रयत्न के 11वें भेदों में से 2 प्रकार है। तो 2 प्रकार आपके कौन से हो जाएंगे? एघोष और घोष हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न था कि मेया मोही नहीं माखन खायो में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य। वात्सल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता। तो इसमें कौन सा काल है? देखो ये प्रश्न है तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है और ये क्वेश्चन है ये आपका डिलीट हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या आपका? अरे गुरुजी डिलीट हो सकता है, ध्यान रखना भाई, डिलीट हो सकता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे हेतु भूतकाल आता है लेकिन यहाँ पे तो नाम ही नहीं दिया गया तो ये शायद तक डिलीट हो सकता है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना आप 175 में क्या करके आए थे। उसके बाद देखो प्रश्न क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका हो जाएगा घर। क्या है? घर। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? कुंभकार है, ठीक है। कौन सा है? कुंभकार। उसके बाद देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कोई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 5 वटों का समाहार को इंगित करता है सार्थक शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा पंचवट। सार्थक शब्द कौन सा है? पंचवट, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या आया था आपका कि कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कोड में खास होना मुहावरे का अर्थ बताना है भाई क्या है। एक दुख पर दूसरा दुख होना, बुरी तरह पीछे पड़ना, जानबूझकर अन्याय सहना, अत्यधिक साहसी होना। तो कोड पर खास होना आपका मुहावरे का अर्थ क्या है? एक दुख पर दूसरा दुख होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? काम पूरा करो और जाओ, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा होगी, ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएंगे, और उसने गलत काम करके अवश्य कमाया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ना, ये मुझे राइट लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए यानी काम पूरा करो और जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखो यहाँ पे व्यवहारिक नाम है वो हमें लिखना था, ठीक है। व्यवहारिक नाम का जो शुद्ध है वो रूप हमें बताना था। तो इसमें देखो व्यवहारिक आपको पता है हमेशा कैसे लिखा जाता है। अरे व्यवहारिक हमेशा कैसे लिखा जाता है? देखो व्यवहारिक तो मैंने तो हमेशा ऐसे ही देखा है। एक सेकेंड, मैंने तो हमेशा ऐसे देखा है व्यवहारिक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था कि 83 से 187, ठीक है। 183 से 187 प्रश्नों का जो जवाब है वो आप अनुच्छेद को पढ़कर दीजिए। तो चलो आप अनुच्छेद पढ़ लेना, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 183 क्वेश्चन क्या था कि उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुख दुख का अभाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आया था कि आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा अच्छी तरक्की होना, ठीक है। अच्छी तरक्की होना। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि आनंद से
परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है? आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपका हो जाएगा लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था नेक्स्ट नंबर, कि आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप अपना स्वभाव प्रसन्नतायाम उल्लासमय और हर्ष संवित बना लेंगे तो। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या था, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक बताना था मानसिक शक्ति नहीं है, और यहाँ पे आशावादिता भी नहीं है, और जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण भी नहीं है, उल्लास और परोपकार की महत्ता, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क और घ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज कौन सा नहीं है? तेंदुआ, कचोट, करवट, कंचन। तो इसमें आपका हो जाएगा कंचन। कंचन आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से अर्थ स्वर कौन सा है? अर्थ स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर, अर्थ नहीं अर्ध स्वर कौन सा है? तो ये प त्र क्ष, ये आपको ऑप्शन दिए थे, इसमें आपका हो जाएगा ये। कौन सा है? ये। उसके बाद देखो आपका प्रश्न था कि किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां है? क ग, घ ग, च झ, त द। तो सभी में कौन से में हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी ग घ, ग घ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चाप, धनु, चपला। ठीक है, ये आपका नहीं है। और उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था? तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या था कि किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? हमें इंटीग्रेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ शब्द बताना था। एक तो एकीकरण था, एक मूल्यांकन था, एक मानदेय था, एक अधिवास था। तो इसमें एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को हिंदी में एकीकरण कहते हैं, एकीकरण को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो कौन से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर मुझे तो बी लग रहा है, यानी अनुपम, अद्भुत, अनूठा। ठीक है, ये आपके राइट हो जाएंगे, ध्यान रखना भाई। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? और इसमें आपका 195 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर रसाल अमृत फल। ठीक है, अमर रसाल अमृत फल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो इसमें वापस आपको बताना था। तो 196 में आपका ऑप्शन नंबर मुझे तो बी राइट लग रहा है। कौन सा लग रहा है? बी, यानी सुमन, परसून, पुहूप। क्या है? पुहूप, ध्यान रखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही है? बताओ भाई, कौन से विकल्प में विलोम युग्म सही है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अमावस्या, पूर्णिमा, सदा। दूसरा ऑप्शन है सदाचार, दुराचार। तीसरा ऑप्शन है एकृत, विकर्ण। चौथा ऑप्शन है तीव्र, द्रुत। तो देखो, इसमें आपको पता है और पता होना भी चाहिए। 197 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो, अमावस्या का पूर्णिमा ये एकदम राइट है, और सदाचार का दुराचार ये भी एकदम राइट है। एकतर का विकर्ण ये भी सही है। तीव्र का द्रुत ये आपका गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है ना, ये मुझे गलत लग रहा है, और इसको आप लॉक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखो इसमें एक तो आदर, एक सूचक था, एक कृति, एक उपकृति था, एक वृद्धि, एक विस्तार था, एक भोगी, एक विलासी था। तो भोगी विलासी ये तो क्या, ये तो गलत है, और वृद्धि विस्तार ये भी गलत है, और कृति उपकृति ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, आदर सूचक, ये आपका सही है। हम बोलते हैं ना आदर जलवायु, सूचक जलवायु, आदर क्षेत्र, सूचक क्षेत्र, तो वो यही है, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये एक विलोम है, अपोजिट आपस में। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा था कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही नहीं है। कौन से विकल्प में जो आपका ये विलोम है, ठीक है, ये सही नहीं है। एक तो था समास व्यास, एक था भोक्ता भोग्य, एक था प्रश्न विषण, और एक था दुर्गम सुगम। तो इसमें कौन सा सही नहीं था। तो देखो आपको पता है एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इसमें भोक्ता भोग्य ये आपका राइट नहीं था। समास साम व्यास ये भी सही है, प्रश्न विषण ये भी सही है, दुर्गम सुगम ये भी सही है। भोक्ता भोग्य ये क्या होता है मुझे बताओ, भोक्ता भोग्य ये क्या होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज का और हिंदी का लास्ट प्रश्न आपका क्या आया था, हिंदी का लास्ट प्रश्न क्या आया था आपका कि किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। हमें बताना था कौन से विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिल अनल अनिल, आग हवा, दामन दमन, आंचल दबाना, विपण विषण विपन, प्रसन्न अवसादित, और अवर पवर कनिष्ठ श्रेष्ठ। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अनल अनिल, आग हवा ये तो राइट है, दामन दमन आंचल दबाना ये भी सही है, अवर परवर कनिक श्रेष्ठ ये भी सही है, कनिष्ठ श्रेष्ठ ये भी सही है, विषण विपन प्रसन्न अवसादित ये गलत है, ठीक है, ये आपका अर्थ नहीं है। तो ये तो आज के, तो यहाँ पे आपका जो पीटीटी 2023 का जो 200 प्रश्नों का जो 21 मई को पेपर हुआ था, ठीक है, वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के करवा दिए हैं, 50 आपके शिक्षण के करवा दिए हैं, 50 आपके हिंदी के करवा दिए हैं, 50 आपके जीके के करवा दिए हैं, यानी 200 प्रश्न आपके करवा दिए हैं। और आपने साथ में काउंट भी कर लिए होंगे। तो आपको बताना है कि आपके अब कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, ये बात आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, अपनी ईमानदारी से बता देना, ठीक है। और देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपको ये तो बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए, और साथ में आपके कोई भी अगर गलत आपका राइट आंसर बता दिया गया, गलत आंसर बता दिया गया, तो एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि आपको पता है इंसान से गलती भी हो जाती है, ठीक है। और देखो अभी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको कॉलेज मिलेगी, काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा, सब अपडेट आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपनी ईमानदारी से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आपके कम नंबर भी बन रहे हैं ना, फिर भी आपको कॉलेज मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे कॉलेज बननी है, कितनी कॉलेज बननी है, सारी न्यूज मैं आपको दूंगा, बस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ये चैनल आपको आगे बहुत काम आएगा। 2022-21 वाले छात्रों को पूछ लो पीटीटी के लिए कितना अच्छा चैनल था, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर सॉल्यूशन एकदम अच्छी तरीके से हो गया है और आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो बस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद, थैंक यू।